नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार पहली ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार जिसने दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जी न्यूज पर आपने देखा कैसे 57 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मोदी सरकार ने अपनी दूसरी इनिंग्स के लिए 24 कैबिनेट मंत्रियों की टीम बनाई है। कैबिनेट में सबसे बड़ा नाम और जिस पर कयास बार बार लग रहे थे वो बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह का रहा। और इस बार मंत्रिमंडल में सबसे उम्रदराज मंत्री की बात करें तो वो रामविलास पासवान हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि सरकार किसी भी दल की हो वो मंत्री जरूर रहते हैं। वहीं हमीरपुर सीट से चौथी बार सांसद बने अनुराग ठाकुर को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। तो एक तरफ महिला और पुरुष, दूसरी तरफ उम्र की बात की जाए तो उस लिहाज से भी, और तीसरी तरफ रीजन्स की बात की जाए, क्षेत्रों की बात की जाए, राज्यों की बात की जाए तो उस लिहाज से भी तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। तो जल्दी से आपको पहले सुनवा देते हैं जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे बड़ी बहस हम लेकर क्यों आए। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने अजय बहुमत से क्या कहते हैं कि एनडीए के पक्ष में अपना क्या कहते हैं कि जो है मत दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो हम लोग पहले से कहते थे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि बने हैं। मैं इतने कहूंगा, माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अवसर दिया, माननीय अमित शाह जी ने जो अवसर दिया है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी वो जिम्मेदारियां पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। तो भारत की पहचान विश्व विजेता के तौर पर स्टैब्लिश करना या फिर ज्यादा ट्रेडिशनल अंदाज में कहूं तो विश्व गुरु के तौर पर भारत को फिर से स्थापित करना, यही है इस टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। सवाल ये उठता है क्या अखिल भारतीय सरकार से देश की तस्वीर बदलने में कामयाब हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सवाल ये भी है कि जो मोदी के स्पेशल 57 हैं, क्या इससे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला जो मैसेज है प्राइम मिनिस्टर का, क्या वो इससे कम्युनिकेट हो पा रहा है। सवाल ये भी है कि अखिल भारतीय सरकार से संदेश देने की कोशिश क्या इसी से मिलेगा। 6 और राज्यों में जनादेश, क्योंकि इस साल और अगले साल चुनाव होने हैं 6 राज्यों में। कांग्रेस का हाथ देश के विकास में मोदी सरकार के साथ, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है वो एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभाएगी। क्या कांग्रेस अपने इन लफ्जों पर कायम रहेगी? विल दे वॉक द टॉक? ये अपने आप में सवाल है। और सवाल ये भी कि मोदी की नीति और शाह की रणनीति से क्या हिंदुस्तान सुपर पावर बन पाएगा? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में। हमारे साथ रोहित चहल हैं, गीता भट्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ आशुतोष मिश्र भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, झुकाव कांग्रेस की तरफ, और साथ ही सीपीआई के नेता विवेक श्रीवास्तव को भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रोहित चहल, चलिए आपको ये सवालों का रुख मैं करूंगी, अपने मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक मैप के जरिए, एक नक्शे के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहां पर किस राज्य से कितने मंत्रियों को जगह दी गई है। जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रही थी ना, क्या ये अखिल भारतीय टीम है, क्या ये 6 राज्यों जहां पर इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं, क्या ये उन्हें ध्यान में रखकर, उन चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार की गई टीम है? तो देखिए आपके स्क्रीन पर कहां से कितने मंत्री लिए गए हैं। एक रीजनल बैलेंस की बात आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने नेशनल एम्बिशंस, रीजनल एस्पिरेशंस का एक नारा दिया था, नारा करके। क्या हर वर्ग को, हर रीजन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल पाया है? ये अपने आप में एक सवाल है। और देखिए हम आंकड़ों के जरिए दिखा रहे हैं, फैक्ट्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां से कितने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जगह मिल पाई है। रोहित चहल, पहला सवाल मेरा आप ही से, और सवाल मैं सीधा सा पूछती हूँ, ये जो रिप्रेजेंटेशन है जो भी मैप में दिखाया, कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया गया वो 6 राज्यों में जो इलेक्शंस एक्सपेक्टेड है इस साल और अगले साल, उसको देखकर ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तैयार की। देखिए बिल्कुल नहीं, चुनाव तो वो आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। तो जब सारा देश का विकास करना है तो सभी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। तो आप देखेंगे इस मंत्रिमंडल में सभी राज्य, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे केरला हो, सभी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन इस पूरे मंत्रिमंडल में है। और बहुत अच्छा, एक यंग से लेकर अनुभवी सारे आप देखिए, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे पॉलिटिशियंस हो, सबका एक रिप्रेजेंटेशन इस मंत्रिमंडल में दिखाई देता है। और जो एक टारगेट है, जैसा कहा कि क्योंकि जो पिछले काम है उनको पूरा करना है और एक लिमिटेड टाइम के अंदर जो संकल्प लिया है, और 2022 तक किस तरीके से जो वादे पिछली बार के थे, उनको जो काम था उनको पूरा करने का काम करना है। तो एक पूरा रिप्रेजेंटेशन सभी का साथ लेकर मोदी जी चल रहे हैं। ठीक है, पहला कमेंट मैं सभी गेस्ट का ले लेती हूँ। आशुतोष मिश्र, आप कैसे देख रहे हैं इस टीम को?
आप अपना कमेंट रखिएगा। इस वक्त बड़ी खबर भी दिखा रहे हैं अपने देखिए। दर्शकों को। इस वक्त की बड़ी खबरें जो हैं वो अपने दर्शकों के सामने हम सिलसिलेवार तरीके से रख रहे हैं। जी आशुतोष जी, बात कीजिए सर। तो इसमें सब प्रथम संदेश जो जाता है वो नीतीश कुमार और अनुप्रिया पटेल और एआईडीएमके ऐसे साथी दलों को जाता है कि अब जो है मोदी जी जो है ये आपसे जो है शायद इलेक्शन के समय थोड़ा सा बातें सुनी हो, लेकिन अब आप यू हैव टू फॉलो इन लाइन। अब आपको जो है मोदी जैसे जब इलेक्शन हुआ था तो क्या कहा था मोदी जी ने कि आप जब कमल का बटन दबाएंगे तो हर वोट मोदी को जाएगा। तो इट्स अ वन मैन शो, एक पहिए की साइकिल है। मोदी जी तय करेंगे क्या करना है, बाकी लोगों को इंप्लीमेंट करना है। पर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो इस वक्त और सबसे जिसमें कौतूहल मेरे ख्याल में सारे देश को होगा वो है कि अमित शाह की इस मंत्रिमंडल में क्या उनको मिनिस्ट्री कौन सी मिलती है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से भाजपा को उभारा है, आशा है वही ऊर्जा और वही सोच वो जब मंत्री के रूप में भी दिखा पाएंगे। सबसे इस समय इस पूरे उसमें इंटरेस्टिंग ये है। और हाँ, सारे प्रदेशों का, सारी जातियों का समीकरण को ध्यान में रखा गया है। अच्छा, जातियों के सबसे इंटरेस्टिंग बात अमित शाह है इसमें कि उनको क्या मिलता है। ठीक, दो बातें उन्होंने उठाई। उन्होंने कहा ये वन मैन शो है, दूसरा वो कह रहे हैं जातीय समीकरण। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष हो, वो सब में जाति धर्म ढूंढ लेता है, लेकिन मोदी जी ने देखा तो बिल्कुल ठीक है। सभी देश के कोनों से लेकर अगर जातियों का, धर्मों का, सभी, मैं तो कहूंगा बहुत सारे, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी हो चाहे ये हो, और इसमें कमी ढूंढने के बजाय मुझे लगता है पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें और किस तरीके से सरकार का साथ दें और मजबूत करने का काम देश को करें, वो ज्यादा अच्छा है। अब आने वाले समय में हमें उम्मीद, आशा करते हैं कि एक जिस तरीके से संसद ना चलने देना, विरोध करना, ये सब ना करते हुए एक पॉजिटिव राजनीति करेंगे। जनता आज पॉजिटिव राजनीति चाहती है, देश एक पॉजिटिव राजनीति चाहता है, इसीलिए आज मोदी जी यहाँ पर पहुंचे पॉजिटिव काम करके। ठीक है, आप पॉजिटिव राजनीति की बात कर रहे हैं। विवेक जी, तैयार है विपक्ष पॉजिटिव राजनीति के लिए? हालांकि नंबर्स के लिहाज से बहुत कुछ है नहीं। देखिए जी अदिति, देखिए पहली चीज तो ये है कि ये कल साबित हो गया है कि अब ये एनडीए की नहीं सिर्फ बीजेपी की सरकार है। क्योंकि आप देखे हैं इनके घटक दल नाराज हैं कि अकाली दल के 2 एमपी आते हैं, उनका भी 1 एमपी का रिप्रेजेंटेशन, और जेडीयू के 16 आते हैं, उनको भी 1 रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो जेडीयू नाराज है, शिवसेना भी नाराज है, अभी वो पब्लिकली आया नहीं है। तो ये बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार तो ये रही नहीं। दूसरी बात, आप ये मेरे को बताइए कि इसके अंदर से अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट कितने हैं। इकोनॉमिक्स में फाइनेंस मिनिस्टर पिछली बार एक लॉ बैकग्राउंड का आदमी था, इस बार फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा? कहीं स्मृति ईरानी को तो नहीं बना देंगे? आकलन आ रहे हैं कि अमित शाह को बनाया जाएगा। क्या अमित शाह के पास फाइनेंस का कोई एक्सपीरियंस है? तो ये सरकार बिल्कुल भी एक्सपर्टीज में बिलीव नहीं करती है। आरबीआई का गवर्नर इन्होंने एक अंडर क्वालिफाइड आदमी बना रखा है, तो कंट्री कहां जाएगा? आपके कैबिनेट के अंदर अपनी अपनी फील्ड के हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स होने चाहिए। इस कैबिनेट के अंदर वो मुझको बिल्कुल नहीं दिखा। देयर वॉज एन इम्बैलेंस ऑफ द घटक दल ऑफ द एनडीए ऑल्सो। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है, बिहार से बीजेपी ने अपने तो 6 मंत्री दे दिए और जेडीयू का 1 दे रहे थे, उस बात पे इनकी कल नाराजगी हुई। तो ये एक जो इम्बैलेंस ये चलाएंगे तो फाइनेंस मंत्रालय हो गया, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय हो गया, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, जी आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हिंदुस्तान में पिछले 70 साल में हर मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट ही बैठता आया हो। सर, ये बात आप भी जानते हैं कितनी सच है, और ये बात मैं भी जानती हूँ, और ये इस समय जो व्यूअर आपको देख और सुन रहा है वो भी जानता है। बहरहाल रोहित छेल आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। आपने जो आक्षेप लगाए हैं, जो बातें उठाई हैं, जवाब दे रहे हैं। आदित्य जी, मुझे लगता है एक ऑक्सफोर्ड से और हार्वर्ड से पढ़े हुए व्यक्ति, अगर मैं कहूँ सीधा, राहुल गांधी जी ने अमेठी का क्या हाल किया, कितना अनुभवी थे, कितने उनकी डिग्रियां थी, क्या था, मैं उसमें नहीं जा रहा। और अमेठी ने जिस तरीके से उनको नकारा, क्या चाहिए होता है, एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और मैं एक बात, तकलीफ जायज है भैया आपकी, जनता ने चुना, अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी जी को। जिस तरीके से एक ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड का पढ़ा व्यक्ति कहां गया पता नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप देश को इस तरीके नकारात्मक, देखिए, पॉजिटिव राजनीति करिए, नेगेटिव राजनीति बंद कर दीजिए। देश नेगेटिव राजनीति नहीं चाहता, पॉजिटिविटी चाहता है। इस तरीके से सरकार का सहयोग करके देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए आप लोगों को। देयर इज नॉट अ सिंगल क्वालिफाइड पर्सन। अरे सर, क्वालिफाइड तो एक राहुल गांधी थे जिनको जनता ने नकार दिया।
अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता। चुनाव खत्म हो गया, अब आप किस तरीके से देश में सहयोग करेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे, उसका सोचिए। पोलराइजेशन की राजनीति की वजह से आप पोलराइजेशन पर चले गए चलाएंगे कैसे? विवेक जी चुनाव खत्म हो गया है। लगता है कि रटा रटाया पाठ है, आप पोलराइजेशन पर चले गए। मैं आपसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिस्कस कर रही हूँ, आप पोलराइजेशन पर है सर। पोलराइजेशन को तो जनता ने ध्वस्त कर दिया 23 मई को सर, 23 मई को जनता ने ध्वस्त कर दिया, जवाब दे दिया आप लोगों को। आप लोगों की रिलीजियस पोलराइजेशन की वजह से ही आए हैं, लाइन पर अभी भी रिलीजियस पोलराइजेशन की वजह से ही आए हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये रिलीजियस पोलराइजेशन करेंगे तो हम उसको उसके अगेंस्ट तो बोलेंगे। गीता भट्ट का कमेंट ले लूं, गीता भट्ट का ये समय वैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान पूजा पाठ करते हुए समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें तो हम आपको लगातार जी न्यूज पर दिखाते ही रहेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें, आज जो मिनिस्ट्रीज हैं उनका बंटवारा होना है। ये जो तस्वीर है ये धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर है पूजा पाठ करते हुए। विवेक जी, अभी ये जो तस्वीरें देख रही है तो एक और बात, क्योंकि आप ही के कमेंट के बारे में मैं सोच रही हूँ लगातार। नौकरशाह को इस बार मौका नहीं मिला कि एस जयशंकर कौन है सर, एस जयशंकर कौन है, और दूसरी तरफ प्रताप चंद्र सारंगी कौन है। प्रताप चंद्र सारंगी क्या कह रहे, एक बार आप वो सुन लीजिए, क्योंकि उसके बाद हम इस बहस को आगे बढ़ाएं। मुझ जैसा एक सामान्य आदमी पर भरोसा करते हुए, फर्स्ट टाइमर एमपी के ऊपर भरोसा करते हुए नरेंद्र मोदी ने मुझे एक असामान्य दायित्व सौंपा है और उनका विश्वास सफल करने का पूरा कोशिश मैं करूंगा। गीता भट्ट, जल्दी से आपका कमेंट हो जाए मैम, क्योंकि यहाँ पर जो सच्चाई है, जो फैक्ट्स है, और आज भी विवेक जी जो बातें रखने की कोशिश करें उनमें थोड़ी सी, उनमें एक तरीके की कॉन्ग्रुइटी नहीं है। आपका कमेंट मैम। जी अदिति जी, पहली बात तो कि एक कल बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था भारत के लोकतंत्र में, और जो मंत्रिमंडल जो आया है उसको देखकर साफ ये पता लग रहा है कि एक जनप्रतिनिधित्व सही मायने में, जैसे आपने प्रताप सारंगी जी का अभी नाम लिया, एक ऐसे व्यक्ति जो इतने जो कि एक बिल्कुल सामान्य मुझसे आते हैं, परिवार से आते हैं, जो और अपना उनके पास ऐसी कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है, ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल में आना अपने आप में एक जो सामाजिक समरसता और सच में जो जनता के बीच से उठे हुए नेता हैं उनको सरकार में लाने की जो बात है वो तथ्य साबित होता है। और ऐसे लोग जिन्होंने संगठन में हर दायित्व पर काम किया है और जो अपनी मेहनत से और अपने जो टैलेंट है उससे आगे बढ़े हैं, ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में दिखाई दे रहा है। और जहां तक विवेक जी की बातें, देखिए बाबू जगजीवन राम जी भी इसी भारत के लोकतंत्र में उन्होंने बहुत सारे पोर्टफोलियोज को देखा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक रहे वो। तो ऐसे व्यक्ति, और उनका जो है जो शिक्षा में पढ़े लिखे नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी समझ से और से जो है देश के कई ऐसे दायित्वों को संभाला, मंत्रिमंडलों को संभाला। बिल्कुल मैम, कुल मिलाकर जनता के साथ कनेक्ट क्या है, दो चीजों में अंतर होता है, एजुकेशन और विजडम में, लर्निंग और विजडम में आपको इस फर्क को समझना है। डिग्री से आप स्पेशलिस्ट नहीं बनते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर आपको पता हो तब आप अपने ज्ञान को, अपनी पॉलिसीज को ज्यादा बेहतर तरीके से जनता के साथ कनेक्ट के साथ एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और शायद यही विजडम है जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने रिलाय किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बड़ी बहस ब्रेक की उस पार भी जारी है, आप रहिए हमारे साथ। तो हम लगातार इस बात पर बहस करें कि अब मोदी के स्पेशल 57 से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मैसेज जाएगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने फिर से जय श्री राम के नारे सुनकर अपना आपा खो दिया। जी हां, भड़क गई ममता बनर्जी, लोगों की खाल उधेड़ने तक की धमकी उन्होंने दे दी। कल ममता बनर्जी का काफिला
उत्तरी 24 परगना से गुजर रहा था, तभी उनके सामने कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। नारे सुनते ही ममता बनर्जी भड़क जाती हैं, लोगों को धमकी देते हुए वो कहती हैं कि ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगी। और इसके बाद जैसे ही वो कार में बैठी, लोगों ने फिर से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वो फिर से कार से उतरी और लोगों को ये धमकी दी कि वो उनकी खाल उधेड़ देगी। চামড়া গুটিয়ে চলো ভাই দিদি নামিরাও তো এখানে ডাকাত ক্রিমিনাল সব কোটাকে তাড়িয়ে ছাড়বো কালকে গুটিয়ে ও 1 সেকেন্ডে বেরিয়ে যাবে কোন দাদা কোন মস্তানি এখানে দেখুন চামড়া গুটিয়ে চলো ভাই দিদি। और इससे पहले भी आप जानते हैं इन नारों को लेकर विवाद हुआ था, इसी घोष को लेकर विवाद हुआ था और अब खाल उधेड़ने की धमकी ममता बनर्जी को देते हुए आपने देखा और सुना। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी बड़ी बहस का। आशुतोष मिश्र, बार बार हम ये तो कह ही रहे हैं कि ये टीम कितनी सक्षम है, कितनी इफेक्टिव साबित होगी, कितनी एफिशिएंट साबित होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की भूमिका पर भी यहाँ पर बात की जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार के उसका हाथ मिलेगा, सरकार के साथ वो आगे बढ़ेगी। कितना कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन रह पाएगी सर? देखिए, अगर आप आर्थिक नीतियों की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा की नीतियां एकदम एक सी हैं, बस थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में फर्क होता है। अगर चाहे वो जीएसटी रहा हो, चाहे मनरेगा रहा हो, इन लोगों की और यहां तक कि अब जो किसानों को जो है प्रधानमंत्री 6,000 रुपए साल देते हैं और राहुल गांधी बात करते थे 6,000 रुपए महीने की, तो इनकी आर्थिक सोच एक सी है। तो वहां पे ज्यादा, और आपने देखा हो चाहे वो 10% रिजर्वेशन हो, चाहे जीएसटी हो, हर बार कांग्रेस और भाजपा एक ही तरफ पाए गए हैं। तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव साथ होने के बाद एकदम आपको सामने आएगी। लेकिन हाँ, उसका मतलब अगर ये समझा जाएगा कि हर चीज में हाँ मिलाई जाएगी और फिर से नहीं उछाला जाएगा कि चौकीदार चोर है और रफेल नहीं उछाला जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो ऑपोजिशन जहां पे आपको जो है जनता का भला है वहां साथ देगी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अभी हम लोग ब्रेक में गए उसके पहले अब सामना की बात कर रही थी, तो ये बहुत अच्छी खबर है अमित शाह के लिए कि शिवसेना समझ गई है कि अब वो जो है छोटे भाई का रोल प्ले करना है, क्योंकि वो जानते हैं राम मंदिर तो बनने ही वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता खोल दिया है कि कैसे बनेगा, कब बनेगा पे अब सवाल है, बस केवल इतना सा कितनी जल्दी शुरू होगा। आशुतोष जी, आपने पहली लाइन में ही कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों में ज्यादा फर्क नहीं है, आपने वहीं से मुझे क्लियर कर दिया कि जब मैं आपसे सवाल पूछती हूं कि कितनी कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन रह पाएगी, वहीं से आपके जवाब का संकेत मिल गया। रोहित चहल आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिए जरा। देखिए अदिति जी, मुझे लगता है आशुतोष जी की बात सुनने के बाद मुझे हैरानी नहीं हुई। देखिए रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गए। जिस तरीके से आज भी है, जिस तरीके से कहते ना नेगेटिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आज भी जिस तरीके जनता ने नकार दिया, इनके मुंह पे तमाचा मारा, इन लगातार प्रधानमंत्री के बारे में जो आप शब्द कहे उसके बाद भी लगातार उसी पे जा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले हैं, लेकिन जनता का जो मत के बाद भी इनको समझ नहीं आ रहा। और रही बात देखिए पाकिस्तान की, तो आपका हाथ तो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है, हमेशा राम मंदिर का विरोध आप लोग करते रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ, पाकिस्तान के साथ, भ्रष्टाचार के साथ, नक्सलवाद के साथ है, लेकिन सरकार के साथ कभी नहीं आएगा कांग्रेस का हाथ। ये जिस तरीके से डिवाइडिंग इंडिया की बात करते हैं, मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और हम मेक इन इंडिया करके किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे मोदी सरकार, लेकिन ये लोग कितना भी रोकने की कोशिश करें, मोदी जी आगे बढ़ते रहेंगे। विवेक, आपका कमेंट कि कितना कंस्ट्रक्टिव, आपके जवाब से भी लग रहा था आप एकदम कन्फ्रंटेशन के मूड में हैं। इनफैक्ट जब आप बात करते हैं अरुण जेटली की, तो आप पी चिदम्बरम साहब को भूल जाते हैं। उनका कौन सा फाइनेंस में बैकग्राउंड करेंगे आउटसाइड द पार्लियामेंट, और आप इतने सिलेक्टिव हम आउटसाइड द पार्लियामेंट, नहीं हम आउटसाइड द पार्लियामेंट, लेट मी स्पीक, हम आउटसाइड द पार्लियामेंट, इनसाइड द पार्लियामेंट, हम सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म दोनों के लिए संघर्ष करेंगे। जहां पे सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को के समर्थन में पॉलिसी होगी हम समर्थन देंगे, जहां सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के अगेंस्ट पॉलिसी बनेगी, सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, परिभाषा बता दीजिए एक बार। पार्लियामेंट सूडो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं आप लोग।
ये जिस देश को सेकुलरिज्म की परिभाषा देश को बता दीजिए, समझा दीजिए। सेकुलरिज्म का मतलब आतंकवादियों का साथ देना, भारत के लिए टुकड़े होने करने वालों का साथ देना सेकुलरिज्म है। हाँ, तो हिंदुओं को डरा करके, आप सुनिए, आप बोलने दीजिए, हिंदुओं को तो आप लोगों ने डराया सर कि आप बीजेपी के लिए वोट करिए वरना मुसलमानों का राज्य हो जाएगा। जिस तरीके से पोलराइज करके आप इलेक्शन जीते हैं, इस देश को गलत दिशा में आप ले जा रहे हैं, हम उसके विपरीत आंदोलन करते रहेंगे। ये देश सबका है, सबका था, सबका रहेगा। नहीं, देश सबका है, सबका रहेगा सर। अभी मेरे साथ मेरे साथ ना प्लीज, मैं फैक्ट्स पे रहना पसंद करती हूँ। अभी मैंने एक खबर दिखाई, ममता बनर्जी किस तरह से बौखलाई जय श्री राम के नारे सुनकर। वहां पर सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आता, वहां पर जो इंडिविजुअल का राइट है कि वो अपनी धार्मिक आस्था की प्रैक्टिस कर सकता है, वहां पर खतरा नहीं होता। ये क्या सेक्युलरिज्म है? आज आप प्लीज डिफाइन कीजिए मुझे। जी, अब मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, सुन लीजिए, अब मैं डिफाइन करता हूं। ममता बनर्जी को हम ना सेकुलर मानते हैं। उन्होंने इलेक्शंस में लेफ्ट के खिलाफ हर प्रकार के अत्याचार करे। पंचायती राज के इलेक्शंस में हमारे कैंडिडेट्स को फॉर्म तक नहीं भरने दिए। हम ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के टोटली खिलाफ हैं। सुनते रहिए, अभी अब मैं उस पर बोलता हूं। लेकिन अगर जय श्री राम का नारा भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में, चाहे दिल्ली हो, मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आप तो राम को मानते हैं, राम का नाम यूज करके एक ये चैलेंज देने की भावना जो आप दिखा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या जय श्री राम का नाम, क्या जय श्री राम के वर्ड को यूज करके सिलेक्टिव है? आपने उस बात पर मौन लगा आप साधना करिए ना, आप पूजा करिए, आप साधना करिए, कौन रोक रहा है? उससे सेक्युलरिज्म को कोई खतरा नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं जाता, जो कि गारंटी देता है, जो गारंटी देता है इस देश के हर नागरिक को उसकी जो आस्था उसको प्रैक्टिस करने की, वहां पर कोई खतरा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को। बहुत अजीब बात करते हैं, कैसी बात करते हैं सर? अदिति, देखिए आज इस देश में जय श्री राम कहने से रोका जा रहा है। मैं आज स्टूडियो में बैठ के कहता हूं जय श्री राम, और हर देश का नागरिक जय श्री राम कहेगा। आप कितने कार्यकर्ताओं की हत्या कराएंगे, आप करवाइए, लेकिन कोई कार्यकर्ता भारत माता की जय और जय श्री राम कहने से नहीं रुकेगा। आप दुर्गा विसर्जन करने से रोकते हैं पश्चिम बंगाल में, आप रामनवमी के जुलूस निकालने से रोकते हैं, आप हनुमान जयंती का जुलूस निकालने से रोकते हैं। अरे किस तरीके से परिभाषा आपका सेकुलरिज्म की। बांग्लादेशियों का स्वागत करते हैं, एनआरसी का विरोध करते हैं, पाकिस्तान का साथ देते हैं, यही आपकी सेकुलरिज्म की परिभाषा है। सेकुलरिज्म की परिभाषा होती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप लोगों की परिभाषा है सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ और उसके अलावा उसका विकास, उसके अलावा कुछ नहीं है। तभी आप लोग कहते हैं कि उनका रिसोर्सेज में सबसे पहला अधिकार किसका है? मनमोहन जी ने कहा मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी देश के हर कोने के अंदर जिस तरीके से शौचालय पहुंचाती है, सिलेंडर पहुंचाती है, आवास पहुंचाती है, धर्म और जाति देखकर नहीं पहुंचाती है। आपका सेकुलरिज्म है डोमिनेशन ऑफ द माइनॉरिटी बाय द मेजॉरिटी। विवेक श्रीवास्तव जी, टॉक टू मी जी एंड गिव मी अ लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे सर, कर रहे थे ना? ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने पर बौखला जाती है, खाल उधेड़ने की धमकी देती है। आपको उसमें आप दिल्ली की बात करिए, राजस्थान की बात करिए, मध्य प्रदेश की बात करिए। हमने ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज किया, राजस्थान में हम ममता के खिलाफ हैं। अदिति, हम ममता के खिलाफ हैं सर। आपने एक बार भी ममता के खिलाफ हैं, लेकिन आपने एक बार भी कहा ये सही नहीं है, आपने तो जस्टिफाई किया, आपने जो उन्होंने उनकी बौखलाहट को जस्टिफाई किया आपने। ये लोग मस्जिदों के बाहर बीजेपी ये करती है, इसको सर वोट अबाउटिज्म कहते हैं। कैडर, वोट अबाउटिज्म कहते हैं सर। ऐसे बात मत कीजिए मेरे साथ। आशुतोष मिश्र, प्लीज सर, आप लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट दीजिए, मोर देन वेलकम। प्लीज वोट अबाउटिज्म मत कीजिए। इस देश का व्यूवर बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। ठीक है, आशुतोष मिश्र। देखिए, अभी बात एक उठी बीच में एनआरसी की, तो एक खबर आई है कि एक कारगिल वॉर के हीरो हैं जिनको असम में जो है वो ऑब्वियसली मुसलमान हैं, उन और अभी काम कर रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ आफ्टर आर्मी से रिटायर होने के बाद, उन्हें उठा के फॉरेनर्स डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया गया। तो जब मोदी जी ने ये कहा कि हमें सबका विश्वास चाहिए, तो हर भाजपा वाले को ये मान लेना चाहिए कि आज की तिथि में
भाजपा के पास सबका विश्वास नहीं है, तभी तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें सबका विश्वास जीतना है। ठीक है। तो और वो जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये पूरा इलेक्शन देखे तो सबका साथ सबका विकास पे ये इलेक्शन नहीं हुआ। ये सबका साथ मोदी जी ने भी जब इलेक्शन लड़ा तो बात लगातार करी पाकिस्तान की, बालाकोट एयर स्ट्राइक की, वहां गए, उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर से कहा सर मैं जनादेश पर वापस नहीं जाना चाहती। आशुतोष जी प्लीज, आपके सवाल का जवाब मैं बीजेपी से लूंगी। सर सुन लीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब रोहित चहल से लूंगी, पर आप पहले मुझे ये क्लैरिफाई कर। सर आप बोलिए, सर आप बोल लीजिए, सर आप बोलिए, आप सुनिए मेरा सवाल सुनिए। ये जो ममता बनर्जी ने अभी कुछ मिनटों पहले जी न्यूज पर हमने खबर चलाई, आप ममता बनर्जी की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं उनकी, बोलेंगे उस पे, मैं स्टैंड लेंगे? आज से नहीं, हमेशा, बिल्कुल मैं आज से नहीं, हमेशा से ममता बनर्जी की निंदा करता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों लोग एक को दूसरे के खिलाफ अपने जो उनसे डिसएग्री करता है, जो उनके विचार से असहमत होता है, बनर्जी की पर्सनालिटी की बात यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रही हूँ सर, मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन है और आपको ये बात जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाने से अगर आप पॉइंट आप आंसर देने देंगे, मैं आप मुझे बोलने देंगे तब तो पूरी बात पे आऊंगा ना, ये इंटरोगेशन थोड़ी ना है, तो बोलने दीजिए मुझे। तो जय श्री राम की जो आप बात कह रहे हैं, जय श्री राम जैसे कि रोहित ने कहा और मैं भी कहता हूं जय श्री राम, इसके खिलाफ बोलना, चाहे वो ममता बनर्जी हो, किसी को बोलने से जबरदस्ती मना नहीं कर सकती, लेकिन जैसे कि हमने दिल्ली में देखा कि एक डॉक्टर्स को रोक के जबरदस्ती गुंडों ने कहा कि जय श्री राम नहीं कहोगे तो मारेंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जय श्री राम जो कहना चाहता है उसको कहने का पूरा हक है और कहना चाहिए जय श्री राम, लेकिन जबरदस्ती उसके नाम पे गुंडागर्दी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, वैसे सर ये इंटेरोगेशन नहीं है, लेकिन ये डिस्कशन है, इसमें सवाल होता है और उसका जवाब है, और ये मोनोलॉग नहीं हो सकता, ये भी आप लोगों को समझना चाहिए जब आप मॉडरेटर को क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गीता भट्ट आपका कमेंट, गीता भट्ट आपका कमेंट मैम। ठीक है सर, प्लीज, एक सेकंड कीमती होता है सर, आप यही बात नहीं समझते हैं, मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे को एक सेकंड का हिसाब रखना होता है। गीता भट्ट। आदित्य जी देखिए, आदित्य जी दो बातें हैं। एक तो जिस प्रकार से विवेक जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, वामपंथियों का इस समय क्या उन्हें जनादेश मिला है ये उन्हें अच्छे से मालूम है, और केरल में सबरीमाला के विषय को लेकर जिस प्रकार से जनता ने उन्हें नकारा है और उनको जिस प्रकार के परिणाम मिले हैं इन लोकसभा चुनावों में, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं। कुल एक सीट अपने बल पर ला पाए, 4 सीटें भी जो तमिलनाडु में आई हैं वो भी जो है स्टालिन जी के कंधों पे चढ़कर वो लेके आ सके हैं। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से श्री राम के नारे के, जय श्री राम के नारे के साथ जो भेदभाव फिर एक बार जो दिखाया उन्होंने, तो या तो उनका मानसिक असंतुलन उनको हो चुका है, या ये कारण हो सकता है, या ये कि जो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसमें कुछ दिन पहले उन्होंने क्या कहा कि मैं इफ्तार की पार्टी में जाऊंगी और जो दुधारू गाय है उसे कौन छोड़ सकता है। इसका मतलब जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, उसको वो इतनी भी प्राथमिकता नहीं देती है कि उसको इस प्रकार की स्वतंत्रता हो कि वह अगर कोई भगवान के नाम का कोई नारा लगा सके, कोई जाप कर सके, तो उसकी भी स्वतंत्रता वो पश्चिम बंगाल में उन्हें नहीं देना चाहती। और शायद यही कारण है आज जिस प्रकार से उनके जो राजनीतिक मतभेद उन्हीं की पार्टी के भीतर इतना हो गया है, और आज जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की वहाँ हालत जिस प्रकार से डावाडोल है, वो सब यही कारण है उनकी इस तरह की भेदभाव की राजनीति का। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और साथ ही अपने कमेंट्स जी न्यूज पर साझा करने के लिए। लेकिन निगाह इस बात पर, अब ये जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होती है शाम 5 बजे, क्या बड़ी बातें उसमें निकल कर आती हैं, 100 दिनों के लिए एजेंडा क्या होता है, और सरकार भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए किस तरह आगे बढ़ती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जी न्यूज पर खबरें जारी।